भाटी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हमने एक टॉपिक लिया था मोलरता। मोलरिटी, जिस पर मैंने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था कि यदि 23 ग्राम C2H5OH 250 ml 23 ग्राम C2H5OH 250 ml जलीय विलयन में घुला हुआ हो तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चूंकि कैपिटल M बराबर होता है WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन VL, M बराबर WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन VML। इसमें WB विलय का गुलित भार होता है जो 23 ग्राम है और V 250 ml विलयन का आयतन होता है। केवल अपने को फाइंड आउट करना है MB, तो ये न्यूमेरिकल एकदम आसान हो जाएगा। MB होता है विलय पदार्थ की गुलित मात्रा, विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो MB बराबर C2H5OH का आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका अपन कल कर चुके हैं कि 12 इंटू 2, कार्बन की संख्या 2, परमाणु भार 12, तो परमाणु भार को संख्या से गुणा किया, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, संख्या 6, 5 यहाँ पर 1 यहाँ पर 6, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, संख्या 1। तो ये हुआ 24 प्लस 6 प्लस 16 बराबर 46 स्मॉल। तो MB आया 46, इसको फॉर्मूले के अंदर पुटअप कीजिए तो 23 बाई 46 इंटू 1000 अपॉन 250 M। सॉल्व कीजिए, 23 टू जा 46, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हुआ 100 बाई 25 टू जा 50, 0 से 0, 5 टू जा 10, तो ये 2M। उसी की बात यह है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने मुझे ये आंसर मैसेज किया और जिन्हें भी विद्यार्थियों ने ये मुझे मैसेज किया उन सभी का आंसर 2M था, मतलब सही था। लेकिन कई विद्यार्थियों ने, हो सकता है कि उन्होंने ये वीडियो देखा ही नहीं, क्वेश्चन किया ही नहीं, और हो सकता है किसी ने से आंसर निकला नहीं हो। तो जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ से वापस देख सकते हैं कि इसका आंसर 2M हुआ। नया टॉपिक लेते हैं, मूल भिन्न। ऑब्लिक मूल प्रभाज ऑब्लिक मूल अंश, इसको X से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मूल फ्रैक्शन। मोल भिन्न कह दो, मूल प्रभाज कह दो या मूल अंश कह दो, सबका मीनिंग एक ही है। इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं आपको सूत्र कैसे व्युत्पन्न करते हैं वो बता दूं, तो उससे परिभाषा लिखना एकदम आसान हो जाएगा। माना मूल भिन्न एक ही है XA और B की है XB। मोलों की संख्या बराबर, A के मोलों की संख्या यदि Na और B के मोलों की संख्या यदि Nb हो तो ध्यान ये रखना है कि मूल भिन्न को X से और मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जो घटक A और B है, कैपिटल A और B, उनको X और N के नीचे बेस में, आधार में लिखना है। तो X A बराबर हो जाएगा Na बटा Na प्लस NB।
तथा एक्स बी बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। इन दोनों सूत्र को देखते हो तो परिभाषा लिखना एकदम आसान हो जाएगा। परिभाषा में बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है। पहले परिभाषा सुन लीजिए, फिर मैं इसको समझा दूंगा। लिखना है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात। फिर से सुने, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है। तो क्या लिखा आपने, देख फिर से सुनिए, चेक कर लें कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है। कैसे हुआ देखिए, जैसे ए की मोल भिन्न निकालनी हो तो ए के मोलों की संख्या बटा ए और बी के दोनों के मोलों की संख्या का योग। अगर बी की मोल भिन्न निकालनी हो तो बी के मोलों की संख्या बटा ए और बी के दोनों के मोलों की संख्या का योग। अब देखिए क्या कि माना ए के मोलों की संख्या 2 और बी के मोलों की संख्या अगर 3 हो तो एक्स ए बराबर 2 बटा 2 प्लस 3 यानी कि 2 बटा 5। इसको अपन लिख सकते हैं 2:5। बी की मोल भिन्न निकालोगे तो एक्स बी बराबर ऊपर बी के मोलों की संख्या 3 बटा 2 प्लस 3 यानी कि 3/5। तो इसको लिख सकते हैं 3:5। तो इसलिए मैंने फिर से परिभाषा पे ध्यान दो, लिखा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, जिस घटक की मोल भिन्न निकालनी उसके स्वयं के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या के योग। विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात। जैसे 2/5 या 3/5 को अपन 2:5 या 3/5 लिख सकते हैं। तो योग का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है। यहाँ दो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जिसको मैं नोट के रूप में लिखवा रहा हूं। नोट संख्या 1, नोट नंबर 1, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोल भिन्न का मान सदैव एक से छोटा less than 1 होता है। अर्थात भिन्नात्मक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है बोर्ड के एग्जाम के अंदर या किसी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोल भिन्न का मान क्या होगा, या एमसी टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोल भिन्न का मान सदैव
होगा एक, एक से छोटा, एक से बड़ा, या कुछ भी हो सकता है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा वही इसका आंसर देख पाएगा कि किसी भी रीजन में किसी एक घटक की मूल भिन्न का मान सदैव एक से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट, किसी रीजन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है। अर्थात XA प्लस XB प्लस XC प्लस एंड सो ऑन बराबर एक। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि वीर्यन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का योग सदैव एक होता है। जैसे अपन ने पहले वाले नोट्स के अंदर लिखा कि XA बराबर 2/5, XB बराबर माना कि 3/5 अगर था, तो ऊपर जिस घटक की मोल पे निकालनी उसके मोलों की संख्या बटे के अंदर वापस उसके स्वयं के मोलों की संख्या तथा उसमें उसके साथ में उपस्थित दूसरे अवयव की मोलों की संख्या के योग। तो इसका मतलब हमेशा जो ऊपर राशि है, मान है, संख्या है, वो हमेशा छोटी रहेगी और बटे के अंदर संख्या हमेशा बड़ी रहेगी। इसलिए एक घटक की मूल भिन्न का मान सदैव एक से छोटा ही होगा, जैसे 2/5, 3/5। दूसरा ये कह रहा है कि किसी वीर्यन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल भिन्न का योग सदैव एक होगा। तो अगर अपन जैसे द्विअंगी वीर्यन XA प्लस XB ये सदैव 1 होगा नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे XA की वैल्यू थी 2/5 और XB की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/5 तो 1। देखें XA बराबर जैसे 2/5 था और XB बराबर 3/5, तो XA और XB को जोड़ोगे तो 2/5 प्लस 3/5 कितना आ जाएगा 5/5 यानी कि 1। तो इसका अर्थ ये होगा कि रीजन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्न का योग सदैव एक होगा। तो ये भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी रीजन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्न का योग सदैव होता है एक, एक से छोटा, एक से बड़ा, या कुछ भी। तो जिसको ये पता रहेगा वही लिखेगा कि सभी घटकों की मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है और एक घटक, किसी की पर्टिकुलर घटक की बात करें तो वो हमेशा एक से छोटा होता है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि यदि एक वीर्यन दो अवयवों A व B से मिलकर बना हुआ है तथा अवयव A की मोल भिन्न यदि 0.35 हो तो अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करें। देखिए यदि एक वीर्यन दो अवयवों A व B से मिलकर बना हुआ है तथा अवयव A की मोल भिन्न यदि 0.35 हो तो अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करें। तो एकदम आसान, चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, दो ही अवयवों से मिलकर बना तो दोनों अवयवों की मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है। इसलिए अपने को XB निकालना तो 1 माइनस XB, B का निकालना तो B को उधर
बी का निकालना, तो ए को उधर पक्षांतरण किया तो 1 माइनस एक्स ए, अतः एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए की मोलबिन कितनी है? 0.35, तो 1 माइनस 0.35, तो यह आया 0.65, ये आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, यदि 23 ग्राम C2H5OH 90 ग्राम जल में घुला हुआ हो तो प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात है। अधिकांश बच्चे जो यहाँ गलती कर जाते हैं कि जल्दी जल्दी के अंदर उनको लगता है ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे इथेनॉल की निकालेंगे तो 23/23 प्लस 90 कर देंगे, और जल की मोल में निकालेंगे तो 90/23 प्लस 90। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि मात्रा का अनुपात नहीं होता, किसकी? मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मोल भिन्न जो है अवयवों की मोलों की संख्या का अनुपात, तो इसलिए अपने को पहले मोलों की संख्या निकालनी है। तो चूंकि मोलों की संख्या बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, किसी का भी अगर मोलों की संख्या निकालनी हो तो दिया गया भार बटा अनुभाग। तो देखिए N इथेनॉल, ET का मतलब इथेनॉल, मैथिल होता है या मैथिल, तो इथेनॉल की बात करें तो ENET, शॉर्ट के अंदर लिखा इथेनॉल का ET, बराबर दिया गया भार 23 और इसका अनुपात 46, तो 1/2 बराबर 0.5। और ऐसे ही NH2O मतलब जल के मोलों की संख्या, या N आप लोग देख सकते हो वाटर के मोलों की संख्या, तो ये दिया गया भार 90 और जल का अनुपात होता है 18, तो 5 मोल। अब देखिए चूंकि X ET बराबर N ET बटा N ET प्लस NH2O, इथेनॉल के मोलों की संख्या 0.5 बटा 0.5 प्लस 5 बराबर 0.5 बटा 5.5, तो पॉइंट से पॉइंट हटा तो 5/55 बराबर 1/51, ये इथेनॉल के मोलों की संख्या है। इसी प्रकार NH2, तो ये हो जाएगा NH2 बटा NET प्लस NH2, जिसकी मोल बिन निकालनी हो, सॉरी XH2 बराबर NH2 बटा NET प्लस NH2, जिसकी मोल बिन निकालनी हो उसके स्वयं के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या है 5 बटे के अंदर 0.5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5/5.5, पॉइंट हटाओ तो 50/55 बराबर 10/11। इसका दूसरा मेथड भी आप लगा सकते हो कि चूंकि NET प्लस NH2 बराबर 1, इसलिए NH2 बराबर 1 माइनस XET और XH2, तो XH2 बराबर 1 माइनस XET। तो देखिए
एक्स H2 बराबर 1 माइनस इथेनॉल की मोल दिन कितनी आई 1/11। तो 11 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 10/11। आप इस सूत्र करोगे तब भी 10/11 और सूत्र लगा करके मोलों की संख्या वाला तब भी 10/11। किसी भी मेथड से करो, इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, कितना है 1/11 और 10/11। अब कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 1/11 प्लस 10/11, तो ये 11/11। मतलब दोनों का योग हमेशा 1 होता है। ये आप निकालने के बाद में भी जोड़ करके देख सकते हो कि ये 11/11 यानी कि 1 हो गया। ये कंप्लीट हुआ मोल भिन्न का। अगला अपन टॉपिक लेते हैं ppm पार्ट पर मिलियन। फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन हिंदी में कहते हैं इसको प्रति 10 लाख। मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि 10 लाख ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। 10 लाख ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस वीर्यन की ppm कहलाती है। 10 लाख ग्राम वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस वीर्यन की ppm पार्ट पर मिलियन प्रति 10 लाख कहलाती है। मोलरता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये इकाइयां तब काम में आती है जब घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा थोड़ी अधिक हो। लेकिन जब विलय पदार्थ की मात्रा वीर्यन के अंदर अत्यंत कम होती है तब सांद्रता की इकाई हम ppm के रूप में काम में लेते हैं और बहुत कम सांद्रता वाले वीर्यन की सांद्रता को हम ppm के रूप में व्यक्त करते हैं। ppm के रूप में व्यक्त करने का फॉर्मूला कि ppm इस सूत्र से ज्ञात करते हैं कि विलय की मात्रा ग्राम में बटा वीर्यन की मात्रा ग्राम में इंटू 10⁶। विलय की मात्रा ग्राम में बटा वीर्यन की मात्रा ग्राम में। तो क्योंकि वीर्यन की मात्रा 10 लाख ग्राम वीर्यन है तो प्रति 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10⁶। अगर 10 लाख को आप लिखोगे तो एक के बाद में 6 जीरो, तो 6 जीरो को अपन ने बटे के अंदर 10⁶ वो ऊपर चला गया तो ये 10⁶ है। 10⁶ लिखो या 10 लाख लिखो एक ही बात है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कि यदि 1 मिलीग्राम Cl2 गैस 1 किलोग्राम वीर्यन, 1 किलोग्राम जलीय वीर्यन में घुली हुई हो तो इस वीर्यन की सांद्रता ppm के रूप में व्यक्त
आंसर। पीपीएम का पहले तो ये फॉर्मूला लिख दोगे कि विलय की मात्रा ग्राम में बटा वीर्यन की मात्रा ग्राम में इंटू 10⁶। तो विलय की मात्रा बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ 10⁻³ क्योंकि अपने को मात्रा ग्राम में चाहिए और है किसमें, मिलीग्राम में। ये मैग्नीशियम mg नहीं है, मिलीग्राम। और वीर्यन की मात्रा कितनी दी हुई है, वीर्यन की मात्रा बराबर 1 kg, 1 किलोग्राम जलीय वीर्यन 1 kg। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो इसको कह सकते हैं आप 10⁻³ ग्राम। अब इसको फॉर्मूले के अंदर रखो तो विलय की मात्रा 10⁻³ वीर्यन की मात्रा 10⁻³ इंटू 10⁶। ये 3 ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा। तो ये +3 ऊपर गया, -3 -3 और -3 -6 और +6 कैंसिल हुआ। तो वीर्यन की सांद्रता हुई 1 ppm। आज का यहीं तक। और महेश स्कूल के अंदर और लगभग अधिकांश स्कूलों के अंदर आज तक के लिए काम जो भी दिया गया आपको, उसको जैसे ही स्कूलें खुलेगी तो आपको ये काम पूरा कंप्लीट करके कॉपी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। जिसने अब तक नहीं लिखा तो वो वापस मेरे वीडियो को देख करके काम कॉपी के अंदर कंप्लीट किया जाए। जैसे स्कूलें खुलेगी तो आपका काम चेक होगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें। छुट्टियों के अंदर हो सकता है कि मैं और भी कुछ वीडियो राज के अंदर बाद में तो होंगे, मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कुछ वीडियो अपलोड करूँगा तो YouTube पे डालूँगा। सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो जैसे ही वीडियो YouTube पे आएगा आपके पास में मैसेज आ जाएगा तो आप उसको देख सकते हो। ये आप ही के लिए फायदे का होगा। धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।